प्यारे तुलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी किताब का सबक नंबर 3 एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है। इससे पहले के 5 हिस्सों में मैंने काफ़ी कुछ मालूमात आपको फ़राहम कर चुकी हूँ। जैसे हम जानते हैं कि तमाम आसपास की बदनव इंसान से लेकर नबातात और हैवानात जो है वो तमाम बारीक बारीक अशिया से मिलकर यानी ज़र्रात से मिलकर बने हुए हैं। और ये सभी मादे जो है एटमों और सालमों से मिलकर तश्कील पाते हैं। और ये नज़रिया हमें सबसे पहले डाल्टन ने दिया। डाल्टन के मुताबिक एटम किसी मादे का वो छोटा ज़र्रा यानी कोई भी मादा हो वो मादे का वो छोटा ज़र्रा है जो आज़ादाना तौर पर रहता है और उसे मज़ीद तोड़ा जा सकता है। लेकिन बाद में दूसरे साइंसदानों ने उसके नज़रियों की बुनियाद को क्या कहा, थोड़ा गलत ठहराया और कहा कि नहीं, एटम का जो आज़ादाना हालत में रह सकता है और उसे तोड़ा जा सकता है। और एटम के बुनियादी ज़र्रात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। एटम की तश्कील ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कीमियावी इत्तेहाद का कानून, कमियत की बका का कानून, मुस्तकिल तनासुब का कानून। तो कीमियाई इत्तेहाद के कानून में हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से जहन नशीन हो जाए। लुइसियर और प्राउस्ट ये वो साइंसदान हैं जिन्होंने काफ़ी तजुर्बात किए और उसके बाद उन्होंने कीमियावी इत्तेहादी कानून को पेश किया। अब उसके कीमियावी इत्तेहादी कानून की 2 किस्में उन्होंने बताई। पहले कमियत की बका का कानून। अब कमियत की बका के कानून में क्या था, बका यानी कि कुछ बाकी रह जाना। तो किसी कीमियावी तामुल में जब कोई मादा तामुल करता है तो तामुल करने वाली अशिया जो भी हो तो उसका कुछ वज़न होता है, उसकी कमियत होती है। और वो कमियत से जो अशिया बनती है, नई बनकर सामने आती है, वो बिल्कुल उसके बराबर होती है। तो लुइसियर और प्राउस्टिट्स का कहना ये है कि तमाम अशिया जब कीमियावी तामुलात करती है तो उनकी अशिया को ज़ाय नहीं होती, सिर्फ उनकी शक्लें जो है वो तब्दील हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को शरबत की मिसाल दी थी, चाय की मिसाल दी थी। ये तमाम चीज़ें जो है यानी उनका तनासुब बराबर होता है। फिर दूसरा था मुस्तकिल तनासुब का कानून। तो उसकी तनासुब होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निस्बत होती है। अब उसके बाद आता है डाल्टन का नज़रिया। तो डाल्टन ने क्या कहा कि डाल्टन के उसूल के मुताबिक, जो उसने एटम का उसूल दिया, वो उसूल के मुताबिक हर एक अंसर यानी अंसर जिसे हम देख सकते हैं वो बारीक बारीक छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है। यानी ऐसे छोटे ज़र्रात जिससे हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम एटम कहते हैं। और किसी मुरक्कब के बनने में हमेशा अनासिर अपने वज़न के मुताबिक और उसकी निस्बत में इत्तेहाद करते हैं, जो बिल्कुल मुस्तकिल तनासुब के उसूल में होता है। मिसाल के तौर पर डाल्टन के एटमी उसूल। तो डाल्टन के एटमी उसूल के मुताबिक हाइड्रोजन अंसर में हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के अंसर में आए हुए एटम जो है वो हाइड्रोजन आपस में इत्तेहाद करके H2O का सालमा बनाते हैं, क्योंकि पानी के सालमे में हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। और जब इनकी तादाद मिलेंगी तो ये मुस्तकिल तनासुब में बिल्कुल बराबर होंगी। तो ये इस तरीके से मुस्तकिल तनासुब का कानून भी हो गया और डाल्टन का नज़रिया भी हो गया। अब उसने कहा कि हर एक एटम जो है वो अपनी मोटाई यानी वज़न रखता है। उसमें पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसकी अनासिरों की जो कमियतें हैं वो मुस्तकिल तनासिब में होंगी। यही मुस्तकिल तनासुब का कुलिया है। अब डाल्टन का एटमी नज़रिया, मैंने आप लोगों को एटम की शक्लें यहाँ बताई थी डाल्टन के नज़रिए पर से। डाल्टन के मुताबिक तमाम जितने भी मादे हैं वो चाहे अनासिर हो चाहे मुरक्कबात हो, ये आमेज़ा हो, छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर तश्कील पाते हैं और ये छोटे ज़र्रात एटम कहलाते हैं। डाल्टन के एटमी मॉडल के मुताबिक हम पाता है जिन्हें एटम कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर है, ये बारीक बारीक जौहरात है और ये एक जौहर की शक्ल यहाँ पे इस तरीके की, इसका शेल और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। तो ये एक जौहर की, जिसे हम खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, ये एक जौहर की शक्ल है। और ये बहुत सारे जौहर मिलके एक अंसर बना, तो हम इसे देख पाएंगे, लेकिन इसको हम नहीं देख पाएंगे, इसको हम खुर्दबीन में हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे बारीक ज़र्रात से मिलकर अंसर बनते हैं और वो बारीक बारीक छोटे ज़र्रात को हम जौहर और इंग्लिश में एटम कहते हैं।
उसके बाद किसी अंसर में मौजूद तमाम एटमी कमियत, यानी अब ये जो अंसर बने ये सब मिलकर जो बना है ये अंसर है। तो ये अंसर के अंदर जितनी भी तमाम एटम यानी जितने भी ज़ोहरात मिले हुए उनकी खुसूसियात के एतबार से क्या होगा, उनकी कमियत यकसा होंगी और उनकी खुसूसियात जो है वो भी यकसा होंगी। यानी ये जो छोटा एक पॉइंट है ये जौहर है, इसमें कई तमाम जो है जौहरात मिलकर बने और ये तमाम मिलकर एक मादा बना जिसे हम अंसर कहते हैं। और ये जो अंसर है इनकी खुसूसियात यकसा होंगी। अब तीसरा, एटम ना पैदा किया जा सकता है और ना फना किया जा सकता है। इसकी एक अहम खुसूसियत, ना ये एटम कभी हम दोबारा बना सकते हैं, कुदरती तौर पर हमेशा जब तक ज़िंदगी चलेंगी तब तक ये मौजूद रहने वाला है। तो ना वो फना हो सकता, ना उसे हम दोबारा बना सकते और ना ही उसे दूसरे अंसर के एटमों में हम तब्दील कर सकते हैं। एटम खुद तब्दील होकर अंसर बनाएगा लेकिन हम उससे एटम को बदल सकते नहीं। अब ये कुदरती खुसूसियात हुई उसकी। उसके बाद किसी अंसर एटम दूसरे अनासिरों के एटमों से मुख्तलिफ होते हैं, यानी अलग अलग किस्म के एटमों से वो बिल्कुल मुख्तलिफ खुसूसियत रखते हैं। अब एटम आपस में मुकम्मल अददी निस्बत और उनकी तादाद को तश्कील देते हैं, यानी उनकी खुसूसियत बिल्कुल अलग अपोजिट है और वो उनके आदत को ऐसी मादनियात अनासिर जो हमें मिलता है, जैसे कार्बन है, ये सोडियम है। अब डाल्टन का एटमी नज़रिया, जो एटमी नज़रिया हम आज पढ़ते हैं डाल्टन का, तो उसमें यही बताया गया है कि देखो ये एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये एक पॉइंट है जो जौहर है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, यानी एक जिससे इतना बारीक ज़र्रा है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये इस तरीके से एटम इसका ज़र्रा है। तो सोचो अगर बेशुमार हम एटमी ज़र्रात के नज़रियों को देखेंगे तो किस तरीके से हमको इसका पता चलेगा। तो किसी शय का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो किसी अंसर के सभी खुसूसियात को ज़ाहिर करता हो और आज़ाद हालत में नहीं रह सकता हो, वो एटम कहलाता है। देखो क्या बता रहा है कि किसी शय का, नहीं कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ का वो छोटे से छोटा इतना बारीक ज़र्रा जो किसी भी अंसर यानी कोई भी एक अंसर उसकी खुसूसियात को बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करता और बिल्कुल आज़ाद में रहता है, उसकी कोई बंदिश नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। और एटमों के मिलने से यानी छोटे छोटे ज़र्रात जो जौहर है, वो जौहरात के मिलने से एक सालमे की तश्कील होती है, यानी एक सालमा बनता है। जिस तरह से एक ज़र्रा किसी पत्थर की साख्त की इकाई का होती है, उसी तरह एटम का भी किसी मादे की बिल्डिंग ब्लॉक होती है। यानी एक जो पत्थर का बारीक ज़र्रा होता है ना, तो वो ज़र्रा एक ज़र्रा वो एटम का कहलाता है। ऐसे बेशुमार ज़र्रात जो मिलेंगे तो वो एक पत्थर हमें दिखाई देता है। Something went wrong. It's 9:50. To hear your notifications, एटम किसी भी मादे के सबसे छोटा ज़र्रा होता है, जिसे ज़्यादा पतला एक एटम होता है और एटमों की परत बनाने के लिए कई लाखों करोड़ों ऐसी कागज़ की परतों को बनाना पड़ेगा, तब जाके एक एटम उसके अंदर मुकम्मल होगा। तो एटम का जो निस्फ कुतर है, वो निस्फ कुतर की जो हम पैमाइश करते हैं, तो निस्फ कुतर की पैमाइश को हम किससे करेंगे, नैनोमीटर से। किससे, निस्फ कुतर की जो पेन यानी कोई भी चीज़ को नापने का आला होता है, तो यहाँ पर एटम को नापने का आला है जो है वो नैनोमीटर, जिससे एन और एम नैनोमीटर से जाहिर किया जाता है। किससे, जो जौहर की पैमाइश को नापने का एटम की जो निस्फ कुतर है, किसको आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, निस्फ कुतर यानी ये दायरे का आधा हिस्सा, तो ये आधा हिस्सा निस्फ कुतर को नापने के लिए जो आला है वो आला है नैनोमीटर। नैनोमीटर का हमको नाम याद रखना है कि निस्फ कुतर के ज़रिए हम नैनोमीटर से हम मादे का यानी जौहर का, एटम का निस्फ कुतर की पैमाइश कर सकते हैं। अगर सवाल आता है कि कितने जौहरात की तश्कील जो है वो एक एटम का निस्फ कुतर कितना होगा, तो हम एक एटम का निस्फ कुतर यूँ बता सकते हैं, एक एम बराबर 10 की 9 कुव्वत, एन
एम, ये एक एटम का निस्फ कुतर निकलेगा। क्या निकलेगा? एक एटम का निस्फ कुतर। तो अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि एक एटम का निस्फ कुतर यानी यहाँ पर एक एन एम और 10 की जिसे नैनोमीटर से नापा जाता है। तो इस तरीके से आज के इसमें मैं इतना ही रखती हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम आगे का पढ़ेंगे। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।